तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं आज हम जर्नल एंट्रीज की। तो जितनी भी कॉमन जर्नल एंट्रीज हैं यहां पर मैं आपको सारी लिखवाने वाला हूं और आप एक पेज पर सारी एंट्रीज को लिख लो, ठीक है। साथ साथ हम उसको लास्ट क्लासेस के अंदर समझ चुके हैं, कहीं डाउट आएगा तो यू कैन आस्क। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो है दैट इज अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, फटाफट बताइए इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं एसेट्स के वो डेबिट हो जाते हैं, लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं क्रेडिट, और कैपिटल क्या हो जाती है क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज हमने 3 एंट्री सीखी थी। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कोई भी एक्सपेंस अगर ड्यू होता है और आप उसे पे नहीं करा अभी तक तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस ड्यू और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, राइट। इन दैट केस हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ज्यादा, ठीक है। मतलब इस एंट्री में आपने एक्सपेंस पे कर दिया और वो बाद में पता चला कि आपने ज्यादा पे कर दिया। इन दैट केस हम एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके उन्हें रिड्यूस करते हैं और उसे कहां पर दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है। थर्ड इज फॉर रेवेन्यू और इनकम। कोई भी इनकम आपको किसी भी इनकम की अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट इज रिसीट ऑफ इनकम। रिसीट ऑफ इनकम, अगर आपको पैसा भी मिल रहा है और सेम टाइम पे आपने वो पैसा अर्न भी कर लिया है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है एंड जो अमाउंट आया उसको हम अपनी इनकम में क्रेडिट कर देते हैं, राइट। बी एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम, आपने अमाउंट अर्न कर लिया मतलब इनकम हो गई, इनकम तो क्रेडिट करनी है लेकिन अभी अमाउंट लेना बाकी है तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इसमें आप क्रेडिट सेल्स को भी अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट सेल में भी क्या होता है, अगर आपने उधार पे कोई गुड्स बेचे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। तो इनकम को आप रिप्लेस कर सकते हो रेवेन्यू वर्ड से, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू। तो मैं जनरल एक इनकम वर्ड यूज करता हूं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल। सी पॉइंट दैट इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड या फिर इसको हम बोलते हैं एडवांस इनकम। इस केस में क्या होता है, आपको पैसा रिसीव हो गया तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश टू इनकम, राइट। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि अभी आपने कुछ सर्विसेज देनी है या आपने कुछ गुड सप्लाई करने हैं। इन दैट केस वो पैसा आपने अभी तक कमाया तो है नहीं, तो इन दैट केस हम अपनी इनकम को रिड्यूस करते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट, और उसको कहां दिखाते हैं, एडवांस इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। जैसे कि रेंट ज्यादा आ गया, कमीशन ज्यादा मिल गई हमें, क्लियर है। फोर्थ इज अबाउट डेप्रीसिएशन। मैंने आपको कहा था कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी यूज एन एसेट तो हम उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। जब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इट इज एन एक्सपेंस। ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन और एक्सपेंसेस से अलग क्यों होता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है, ये हमारी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है लेकिन मनी हमारी कम नहीं होती। जनरली कोई भी खर्चा होता है हमें पैसा देना होता है, लेकिन ये ऐसा खर्चा है जिसके लिए कोई भी कैश हमें देना नहीं होता। ये फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट है। जैसे नॉर्मल खर्चा कैश को कम करता है, ये वाला खर्चा एसेट की वैल्यू को कम करता है। नेक्स्ट, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
और एक्सपेंसेस की तरह ये भी डेबिट हो जाता है। और क्रेडिट क्या होता है यहाँ पे, फिक्स एसेट की वैल्यू जो कम हो रही है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, डन। तो डेप्रीसिएशन कभी भी लगता है तो किस पर लगता है, फिक्स एसेट्स पे। कौन सी फिक्स एसेट, टैंजिबल। कौन सी, टैंजिबल। दीज आर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। फिफ्थ, बैड डेट्स। अब हम बैड डेट्स की बात करते हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं, अगर हमने किसी से कोई अमाउंट रिसीव करना है और वो रिसीव नहीं हो पाया, ठीक है, वो पैसा डूब गया और आगे भी हमें लगता है कि वो पैसा मिलने वाला नहीं है, इन दैट केस बैड डेट्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। कई लोग इसे लॉस भी बोलते हैं, आप कह सकते हैं लॉस है, लेकिन जनरली क्या है, ये रूटीन पार्ट ऑफ बिजनेस है, रूटीन एक्टिविटी है। कई लोग जो है, हम कई लोगों को उधार पे कुछ बेचते हैं बट वो हमें पैसा नहीं देते, तो इन दैट केस हम इसको रूटीन पार्ट मानते हैं, रूटीन एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं। इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, खर्चा डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट तो हो गई। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या आता है, जिससे हमने पैसा लेना था डेटर, वो अब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इरिकवरेबल हो गया। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको रूटीन क्लास में अलग से नहीं कराया था, तो अभी करवा रहा हूं आपको। परचेज ऑफ गुड्स के अंदर देखिए, हमारे पास सबसे पहली चीज कैश परचेज होती है। जिस टाइम गुड्स लिए उसी टाइम हमने पैसा दे दिया, तो परचेज, गुड्स परचेज करना इज एन एक्सपेंस। ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है, रिकरिंग है, बार बार होता है, उसको हम खर्चा ही डालते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं, राइट। तो गुड्स खरीदना भी क्या है, एक्सपेंस। क्लियर है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर क्रेडिट परचेज होगी तो, क्रेडिट परचेज होगी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, टू सप्लायर्स अकाउंट। और सप्लायर की जगह आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। डन। बस ये दो तरह की परचेज होती है। सेवेंथ इज परचेज रिटर्न। परचेज, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बेसिकली जब हम गुड्स वापस कर देते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर याद ना आ रहा हो तो आउटवर्ड का मतलब क्या है, गुड्स का बाहर जाना। कब बाहर जाता है, जब हम वापस करते हैं माल। ठीक है, तो इन दैट केस जर्नल एंट्री विल बी, इन दिस केस क्रेडिटर और सप्लायर्स अकाउंट डेबिट। अब हमने उनको पैसा तो देना नहीं है क्योंकि हमने उनका माल वापस कर दिया, वी हैव रिटर्न द गुड्स। और परचेज हमारी कम हो जाती है तो परचेज क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि परचेज रिटर्न है, इसको हम अलग से दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अगर आप परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जनरली हमें अपनी अकाउंटिंग को ट्रांसपेरेंट रखना होता है और मोर अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे आती है, आपने परचेज को अलग दिखाया, जितना माल खरीदा और जितना वापस करा उसको अलग दिखाया। क्लियर है। तो टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग हम एक नया अकाउंट खोल देते। क्लियर है। उसके बाद आता है सेल्स। जब आप सेल करते हैं तो कैश सेल्स, कैश सेल्स के अंदर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट हो जाती है, राइट। बी, क्रेडिट सेल्स। अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो पैसा नहीं आया, इन दैट केस आप डेटर या फिर कस्टमर को डेबिट करते हैं जिससे आपने पैसा लेना है, टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास गुड्स वापस आ गए, कस्टमर ने वापस कर दिए, इन दैट केस आपकी सेल्स कम हो गई, सेल्स डेबिट। लेकिन क्योंकि ये सेल रिटर्न हुई है तो इसको हम सेल डेबिट ना करके सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखते हैं। ठीक है, सेल बढ़ी थी तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। है ये सेल्स का ही पार्ट, लेकिन ये रिटर्न है तो हम इसको रिटर्न अकाउंट में डालते हैं, टू डेटर और कस्टमर्स अकाउंट। डन। टेंथ, टेंथ इज ड्रॉइंग्स।
अब हम ड्रॉइंग्स की बात करते हैं. ड्रॉइंग्स कैन बी ऑफ कैश, कैन बी ऑफ गुड्स, और कैन बी ऑफ एनी एसेट. राइट. तो सबसे पहली चीज, ड्रॉइंग्स कैपिटल का पार्ट है. जितना आप ड्राइंग करोगे उतनी कैपिटल कम होगी. राइट. तो इन दैट केस कैश ड्रॉइंग्स अगर आप कर रहे हो तो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट. तो यहां पे कैपिटल डेबिट करने की बजाय हम किसको डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ठीक है. कैश निकाला तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओके. अगर आप गुड्स निकाल रहे हो, तो डेबिट तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ही होगा और क्रेडिट क्या होगा? गुड्स कहां होते हैं आपके? परचेज अकाउंट. राइट. जितने गुड्स खरीदे परचेज में डाला था, अब वो परचेज से निकलकर ड्रॉइंग्स बन गए. ठीक है. वो बिजनेस में यूज नहीं हुआ तो हम उसको परचेज से भी निकाल देते हैं. अगर आप कोई और एसेट विड्रॉ करते हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू एनी अदर एसेट. जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो वो एसेट कम हो जाएगी. इज दिस क्लियर? नाउ गुड्स गिवन एज चैरिटी कर दिया. गुड्स गिवन एज सैंपल, आपने सैंपलिंग कर दी. गुड्स यूज फॉर बिल्डिंग एन एसेट, इन ऑल ऑफ द केसेस हमारे गुड्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं. जो हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सेल. राइट. यहां पर तो सेल हो ही नहीं, तो इसलिए वो जो गुड्स सेल ही नहीं हो रहे उसको हम परचेज अकाउंट में भी दिखाएंगे नहीं. ठीक है. मैंने आपको बताया था परचेजेस क्या होती हैं? गुड्स विच आर बॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. इफ यू आर बाइंग गुड्स एंड यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर सेल्स, आपने गुड्स खरीदे लेकिन आप उसको सेल के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो कहीं और यूज कर रहे हो, तो आप वो परचेज अकाउंट से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि परचेज में सिर्फ वही गुड्स आते हैं जिनको आप बेचोगे. अगर वो गुड्स नहीं बिक रहे तो वो परचेज में रहने वाले नहीं है. तो अब देखिए, अगर आप चैरिटी का केस लें, इन दैट केस जितने गुड्स आपने चैरिटी करे वो परचेज अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वो कौन सा खर्चा बन जाएंगे? चैरिटी एक्सपेंस. ठीक है. चैरिटी अकाउंट डेबिट. ओके. बी पार्ट, अगर आपने सैंपल कर दिए, सैंपल इज अ मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अगर आपने गुड्स को यूज करा सैंपलिंग के लिए तो इन दैट केस गुड्स कम हो गए, सेल बिके तो नहीं, तो बिके नहीं तो ऐसे गुड्स परचेज में भी नहीं आएंगे. दिस विल बी डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट. दिस विल बी डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. राइट. सी पार्ट, इफ यू आर यूजिंग गुड, हाँ जी, नाउ वी आर यूजिंग आवर ओन गुड्स टू बिल्ड आवर ओन एसेट. बिजनेस के लिए एसेट बन रही है, तो इन दैट केस गुड्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग एन एसेट in that case journal entry will be asset account debit to purchase account. ठीक है. अब ध्यान से समझिए, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपका काम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का. आपका काम किस चीज का है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल का. आप खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं. लेकिन अब क्या हुआ? तो अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हमारा काम था, हम उसे खरीदते थे और बेचते थे. व्हाट हैपेंड, कुछ मटेरियल से हमने अपनी ही दुकान में लगा दिया. ठीक है. एक दुकान खरीदी हमने, उसको बनाने में लगा दिया, तो अब हमारी बिल्डिंग बन गई, शॉप की बिल्डिंग बन गई, और मटेरियल कौन सा यूज हुआ? जिसे हमने बेचने के लिए खरीदा. तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. गुड्स कम हो गए, हमारा रॉ मटेरियल कम हो गया, और उससे हमारी एक एसेट बन गई. तो परचेज विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एसेट. राइट. चले आगे. Next, this was 11th. Next is 12th. Let's talk about discount now, the much awaited topic. हाँ जी, अब डिस्काउंट की बात करते हैं हम. डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक लेंगे हम परचेज का
और एक लेंगे हम सेल का। ओके, अब मैं गुड्स खरीदने जाता हूँ एक शॉप पर, वो मुझे एक प्राइस कोट करते हैं कि भाई गुड्स का जो प्राइस है, जो उसका टैग लगा होता है उसके ऊपर, एमआरपी भी कह सकते हैं उसको, लेट से गुड्स की वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, अब जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो मुझे 20% ट्रेड डिस्काउंट दे देता है, क्योंकि मैं उससे अच्छा खासा सामान ले रहा हूं, तो मुझे 20% ट्रेड डिस्काउंट देगा। तो सबसे पहली चीज, ये 2 लाख ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई? 8 लाख। दिस इज माई परचेज वैल्यू, मतलब इससे ऊपर की ये जो वैल्यू है वो हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, 8 लाख रिकॉर्ड हो जाएगी। डन। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट हो गया इतने से, पहली चीज। उसके बाद इस 8 लाख में से 2 लाख मैं अभी पे कर रहा हूं इंस्टेंट, 3 लाख मैं पे करूंगा 1 वीक में। कब? 1 वीक में। और बाकी 3 लाख बाद में कभी। ठीक है, अब दुकानदार से मेरी ये टर्म सेट हो गई कि जो मैं अभी पैसा दे रहा हूं उस पर मुझे 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% कैश डिस्काउंट। तो मुझे पैसा कितना देना पड़ा? कितना देना पड़ा? 1,80,000, राइट। अगर मैं अभी ना देता तो मुझे कितना देना पड़ता? 2 लाख। तो ये 20,000 मेरी इनकम हो गई। ठीक है, और इनकम क्या हो जाती है? क्रेडिट। कौन से अकाउंट में? डिस्काउंट रिसीव्ड। मिला, मिला इनकम होता है ना। उससे मेरी दूसरी बात सेट हुई, दूसरी टर्म सेट हुई कि अगर मैं एक हफ्ते में पैसा दूंगा तो वो मुझे 5% डिस्काउंट देगा। मैंने इसको एक हफ्ते बाद पैसा दे दिया तो इसने मुझे 5% डिस्काउंट दे दिया, 15,000। कितना पैसा देना पड़ा? 2,85,000। तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट टू मी, बेनिफिट टू मी, इनकम फॉर मी। तो ये भी कहां क्रेडिट हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव में। मतलब ये कैश डिस्काउंट क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमारा कस्टमर हमें जल्दी जल्दी पैसा दे। तो उसने मेरे साथ टर्म सेट कर लिया, अभी देता है तो 10%, एक हफ्ते बाद देगा तो 5%, और बाद वाले पे अगर पैसा तू उधार पे काम कर रहा है तो मैं तुझे कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? उसी अमाउंट पे हमें डिस्काउंट मिलता है जो हम पैसा अभी दे दें, या फिर जो हमारी टर्म्स डिसाइड हो गई हैं इतने टाइम में हम पैसा दे दें। तो एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी, कुछ भी हो सकता है। दिस वॉज एन एग्जाम्पल जस्ट कि मैंने एक हफ्ते का टाइम लिया। क्लियर है? सेल में क्या होता है? लेट से ये सेम सिनेरियो है सेल का। 10 लाख की मैंने सेल करी, राइट। 10 लाख की सेल करी, मैंने अपने कस्टमर को 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 2 लाख रुपए। बच कितना गया? 8 लाख। तो मेरी सेल्स में कितना जाएगा? 8 लाख। मेरी सेल्स में क्रेडिट कितना होगा? 8 लाख होगा। अब बात आती है पैसा रिसीव करने की, वही सेम टर्म्स। लेट से वो मुझे 5 लाख रुपए अभी दे देता है इंस्टेंट, और 3 लाख रुपए 1 वीक में दे देता है। मैंने उसको बोला एक हफ्ते में जो भी तू पैसा देगा उसमें देखो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इंस्टेंट पे भी 10% डिस्काउंट मिल गया। उसने मुझे कितने पैसे दिए? 4.5 लाख। और यहां पर भी 10% डिस्काउंट मिल गया, 2,70,000, राइट। अब मुझे पैसा कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 50 और 30, 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए मेरे को डिस्काउंट क्यों देना पड़ा? ताकि मुझे कस्टमर जल्दी पैसा दे। तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस हुआ जल्दी रिकवरी के लिए। और इतना बड़ा नुकसान मैं क्यों बियर कर रहा हूं? क्योंकि ये पैसा मेरे पास जल्दी आ जाएगा तो मैं इसको कहीं और लगा सकता हूं, उससे पैसा और कमा सकता हूं, राइट। तो डिस्काउंट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड, और ये डेबिट होता है। क्लियर है? मैं आपको इसकी एक कॉमन जर्नल एंट्री बताऊं। कॉमन जर्नल एंट्री क्या होगी परचेज के केस में? जर्नल एंट्री फिर भी पहले आप गुड्स खरीदोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेट से यहां 8 लाख की गुड्स खरीदे थे, फिर आप पैसा दोगे टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया था यहां पर? 1,80,000। फिर आपको डिस्काउंट भी मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 20,000, और बाकी पैसा उधार चढ़ गया टू क्रेडिटर। कितना? 5 लाख, राइट। फिर उस क्रेडिटर को आपने दोबारा पैसा दिया,
कितना पैसा दिया? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख दिया। क्रेडिटर को आपने 3 लाख दिया। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 15,000, राइट है ना? और आपके पास से पैसा कितना गया? 2,85,000, राइट। 3 लाख ही क्लियर हो गए। बाकी पैसा अभी उधार है, जब देंगे तब दे देंगे। क्लियर है? इस वाले केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? आपके बैंक में पैसा आया, कितना पैसा आया? 4,50,000। आपने डिस्काउंट कितना दिया? अभी तो 50,000 दिया। बाकी पैसा आपने कस्टमर से लेना है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। क्लियर है? और सेल्स के अंदर क्रेडिट कितना हो जाएगा? 8 लाख, राइट। अब नेक्स्ट टाइम से ये बंदा जब आपको पैसा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा? 2,70,000। डेटर्स से हमने कितना लेना था? 3 लाख, राइट। आपने इसको फिर डिस्काउंट दे दिया, कितना? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 30,000, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज, आज ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट। देखिए, यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये टिप्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिखेंगे। एनी एक्सपेंस incurred on purchase of asset and subsequently spent till the asset is first put into use becomes the cost of asset। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस एग्जांपल से समझेंगे आप, ठीक है। आपने एक मशीन ली 1 अप्रैल को, बॉट मशीनरी, जो मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। मशीन खरीद ली, ऑर्डर दे दिया। आप 1 अप्रैल को आपने वो मशीन खरीदी, उसके बाद उसको मंगवाने के लिए आपने शिपिंग चार्जेस पे करे। क्या पे करे? शिपिंग चार्जेस पे करे। शिपिंग चार्जेस आपने पे करे 10 अप्रैल को, और शिपिंग चार्जेस से 50,000, ठीक है। शिपिंग चार्जेस से वो आपके पोर्ट पर आई, जो भी आपकी स्टेट का बॉर्डर है वहां पर पहुंची। उसके बाद 30 अप्रैल को वो यहां पहुंच गई। 30 अप्रैल के बाद आपने उसको अपने प्लेस पर, बिजनेस प्लेस पे मंगाने के लिए कार्टेज पे करी। कार्टेज और कैरेज कह सकते हैं, ठीक है। ट्रक से आएगी, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगी। आपने 50,000 और पे। क्लियर है? अब वो 30 अप्रैल को आपके पास आ गई। क्योंकि आप रास्ते से मशीन मंगा रहे थे, आपने इंश्योरेंस का अमाउंट भी पे करा। क्या पे करा? इंश्योरेंस में आपके लग गए 50,000, 30,000 और लग गए, राइट, ठीक है। अब वो 15 मई को आपके पास पहुंच गई। उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपने 1 लाख रुपए खर्च करे सेटअप के लिए, ठीक है। उसके लिए जगह बनाई, उसका प्लेटफॉर्म तैयार करा, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर बनाया कहां वो बनी लगेगी। इसके बाद उसमें कोई खराबी आ गई, 31 मई तक वो खराबी ठीक हुई और आपने उसको रिपेयर कराया। रिपेयर के आपने 20,000 रुपए और पे कर दिए, या 1,20,000 आपने और पे कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है? अब
यू हैव स्टार्टेड यूजिंग मशीन, 1 जून से यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। 30 जून को उसमें एक और दिक्कत आ गई, आपने उसको रिपेयर करवाया और उसमें 50,000 रुपए और लगे, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यही कहता है कि आपने एसेट को खरीदने से लेकर एसेट को यूज करने तक जो भी खर्चा करा है दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, ओके। और उसके बाद अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस। अगर उसके बाद आप कोई भी खर्चा कर रहे हो किसी भी तरह का, चाहे वही नेचर ऑफ एक्सपेंस सेम हो, इंश्योरेंस आप दोबारा कराओ, कैरेज आप दोबारा पे करो, शिपिंग चार्जेस आप दोबारा पे करो, लेकिन आपने उस एसेट को यूज करना कब शुरू कर दिया? 1 जून से। तो इस दिन तक जो भी आपका खर्चा हो रहा है दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। और एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? आप एसेट लोगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीन टू बैंक, राइट, 10 लाख। उसके बाद आपने शिपिंग चार्जेस पे करे, तो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? शिपिंग चार्जेस टू बैंक एंट्री करते हैं, नहीं, मशीन टू बैंक, राइट। उसके बाद आपने कैरेज पे करी, लोग कैरेज में दिखाते हैं भाई कैरेज का एक्सपेंस है, नो, इट विल बी ऑल्सो मशीन टू बैंक। आपने इंश्योरेंस कराया, उसकी भी एंट्री क्या होगी? मशीन टू बैंक, ठीक है। जो भी खर्चा कर रहे हो आप, इंस्टॉलेशन कराई, उसकी भी एंट्री क्या होगी? मशीन टू बैंक, कितना? 1 लाख। उसके बाद आपने उसको रिपेयर कराया, उसकी भी एंट्री क्या होगी? मशीन टू बैंक। इज दैट क्लियर? लेकिन अब यूज करने के बाद अगर आप उसमें कोई भी खर्चा करा रहे हो तो दैट विल नॉट बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, दैट विल बी डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक। क्लियर है? नाउ एवरी एक्सपेंडिचर इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, राइट? कोई डाउट तो यू मे आस्क।